हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में जो चैप्टर हमारा चल रहा है फोर्स, उसमें हमारा जो टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारे जो कुछ सिंसियर छात्र हैं, उनमें सबसे सिंसियर छात्र ने हमारे से 2 क्वेश्चंस एज अ प्रॉब्लम डिस्कस करने को कहा, जो चैप्टर आपको अभी हाल ही में, और जो क्वेश्चन पेपर भेजा गया है इस चैप्टर का हाल ही में। आज हम आगे बढ़ने से पहले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कंप्लीट करके पहले वो 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन नया टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बचे हुए पोर्शन पर चल रहे हैं। यह आपके सामने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, जो स्टेटमेंट आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। और स्टेटमेंट क्या था वो आप देख चुके हो। इट स्टेट्स दैट द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी is directly proportional to the rate of change of momentum। और इसको मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था इस तरह से कि एक बॉडी है जिसका इनिशियल मोमेंटम p1 है, जिसको हम mu बोलते थे, और थोड़ी देर बाद t समय बाद उसका फाइनल मोमेंटम p2 हो गया, जिसको हम mv बोलने लग गए। और ये ऐसा होने में जो टाइम लगा वो t लगा, तो हमने लॉ लिख दिया था F इज प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड इसको सॉल्व करके फिर फाइनली आपके पास फॉर्मूला आ गया था F इज इक्वल टू ma, जिससे हमने न्यूटन का डेफिनेशन आपको करके बताया था। इसी फॉर्मूले को एक और फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो है कैलकुलस फॉर्म। ये जो आपको सिचुएशन दिया गया है, इसमें बॉडी ए से बी तक पूरा पहुंची है और फाइनल और इनिशियल मोमेंटम का ये कंप्लीट बड़ा इंटरवल लिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने बच्चों को कैलकुलस समझाते हुए बताया था कि किसी भी बड़े क्वांटिटी के चेंज में बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस मिलकर ही ये कोई बड़ा चेंज बनता है। तो ये P1 से P2 कंप्लीट चेंज इन मोमेंटम होने के लिए इस बॉडी का मोमेंटम बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस से गुजरा होगा। तो हम इस लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम कैलकुलस नोटेशन में या इंस्टेंटेनियस फॉर्म में या स्मॉल चेंजेस की फॉर्म में लिखें, तो हम ये कह सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ये है वो एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पर अप्लाई किया गया है इस मोमेंट पर, ये यहाँ जो मार्क मैंने दिखाया, उससे बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, यहाँ से यहाँ जाने में स्मॉल चेंज इन मोमेंटम हुआ dp, और ये छोटा सा टाइम इंटरवल है, कितना कहलाएगा dt। तो आप इस पूरे इंटरवल के लिए जब ये मोमेंटम का चेंज फाइंड आउट करते हैं तो ऐसा लिखते हैं, लेकिन उस पूरे बड़े इंटरवल में कहीं पर भी एक छोटा सा चेंज फाइंड आउट करते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। जिन बच्चों ने मेरा कैलकुलस वाला क्लास पूरा देखा है उनको सब कुछ यहाँ से dp बाई dt का मीनिंग क्या है समझ आ गया होगा, वो लंबी कहानी में अभी नहीं जा सकते हैं। तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाई dt, ये सब कुछ समझाया था। तो कंप्लीट चेंज p2 माइनस p1 को आप स्मॉल चेंज dp बोल सकते हो, उसके छोटे छोटे चेंजेस को बोल सकते हो dp, हर छोटे चेंज को, और छोटा सा टाइम जो लगेगा वो dt। अब आपको बताया था प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं, लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू k जो होती है वो 1 आ जाती है। ये आपको
यहाँ पर समझा दिया था, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर कांस्टेंट आया था, उसकी वैल्यू 1 आती है, तो कांस्टेंट लगाया लेकिन वैल्यू 1 आ गई, इसलिए हमने उसको नहीं लगाया यहाँ पर। अब आप यहाँ लिखते हो सिंस, यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, सिंस P की वैल्यू होती है mv, P उसका इंस्टेंटेनियस मोमेंटम है जो स्मॉल चेंज हुआ है, तो m मास तो कभी चेंज नहीं होता, तो v उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू D, और P के प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं mv और डिवाइडेड बाय dt। फॉर्मूला वही है, बस आपने पूरे A से B तक के कंप्लीट चेंज इन मोमेंटम को बहुत सारे छोटे छोटे चेंज इन मोमेंटम में कंसीडर कर लिया है, और हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं न्यूटन का सेकंड लॉ फॉर अ स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का वैल्यू आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं mv, वो पिछले क्लासेस में सिखा दिया गया। अब डिफरेंशिएशन की एक इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों को पहले कैलकुलस पढ़ाते समय सिखा दी गई है कि d यानी स्मॉल चेंज ऑफ mv, क्योंकि स्मॉल चेंज इन मोमेंटम था, मोमेंटम की वैल्यू मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो अब ऊपर लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है d यानी स्मॉल चेंज ऑफ mv विद स्मॉल चेंज इन टाइम। लेकिन सब बच्चों को ये पता है कि जब बॉडी पर फोर्स लगती है तो उसका मास कभी चेंज नहीं होता, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ उसका चेंज होता है सिर्फ क्या, वेलोसिटी, यानी मास बॉडी का कांस्टेंट रहता है। और मैंने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए भी और कैलकुलस के सारे जो डेरिवेशंस कराए थे इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह के टाइम पर, तब भी बताया था कि जो चीज कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं हो रही है, वो डिफरेंशिएशन से भी और इंटीग्रेशन से भी बाहर निकाल ली जाती। यानी आपका जो एक्सप्लेनेशन इसके नेक्स्ट स्टेप में बनेगा वो m आप बाहर लिख लोगे और dv बाई dt रह जाएगा। यहाँ इस लाइन का मतलब है स्मॉल चेंज, d स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंज, d ऑफ चेंज, स्मॉल चेंज ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बट मास तो चेंज नहीं हो रहा, तो जो चेंज नहीं हो रही वो बाहर लिख लिया। चेंज हो क्या रहा है, स्मॉल चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। और आपको बताया था कि dv बाई dt हमारा एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ dv बाई dt की जगह एक्सेलरेशन लिख दोगे, दोबारा से वही फॉर्मूला बन गया, मास तो एज इट इज आ गया, dv बाई dt की जगह एक्सेलरेशन आ गया। यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ तो वही है, बस जो एक्सप्लेनेशन आपको पूरे A से B तक बड़े इंटरवल के लिए कंप्लीट चेंज ऑफ मोमेंटम P1 से P2 होने के लिए दिया गया था, फाइनल माइनस इनिशियल, और कंप्लीट चेंज होने में लगने वाला टाइम, और इसी को सॉल्व करके आपके पास ये आ गया था। सेम वही सिचुएशन आपने इंस्टेंटेनियस डिफरेंशियल फॉर्म में यानी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फाइंड आउट की है। अगर पूरे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स मोमेंटम को P1 से P2 तक चेंज कर सकती है, तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगी हुई फोर्स उस बॉडी के मोमेंटम को स्मॉल चेंज करती है स्मॉल टाइम में। इस dp बाई dt को भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही कहेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये इंस्टेंटेनियस फॉर्म में या कैलकुलस फॉर्म में न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। बस आपने p का वैल्यू इसमें पुट किया जो mv होता है, और m क्योंकि चेंज नहीं होता उसको बाहर निकाला, तो dv बाई dt a लिखा, यही आपका वो फॉर्मूला बन गया। ये बताता है बॉडी पर फोर्स लगने पर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और इसी से आपने न्यूटन की डेफिनेशन को भी समझा था और पढ़ा था। तो हमें ये प्रोसेस या ये प्रॉपर्टी भी काफी काम आती है, इसलिए आपको दोनों फॉर्म में ये लॉ समझा दिया गया है, कैलकुलस फॉर्म में भी और सिंपल बड़े चेंज के फॉर्म में भी।
पिछले वीडियो को रिवाइंड कर अगर आप देखोगे तो ये बड़ा चेंज काफ़ी डिटेल में बताया गया है, ये स्मॉल चेंज आज बता दिया है। यहाँ आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ कंप्लीट होता है, हर चीज़ इसमें जो बतानी थी वो हो चुकी है। अब हम चलेंगे उन क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे काफ़ी एक सिंसियर छात्र ने 2 प्रॉब्लम्स के तौर पे पूछे गए हैं। आगे बढ़ने से पहले, नया टॉपिक शुरू करने से पहले आज हम पहले उन क्वेश्चंस को ही फिनिश कर लेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स प्रोजेक्टाइल मोशन से भी बची हुई हैं, वो हम ये चैप्टर फिनिश जिस दिन करेंगे तो प्रोजेक्टाइल का अलग से प्रॉब्लम्स का एक वीडियो बना देंगे, ये मैंने प्रॉमिस किया हुआ है बच्चों को। तो चलते हैं आज की हमारी प्रॉब्लम्स की तरफ, जो अब तक के 4th चैप्टर में पढ़ाए गए क्वेश्चन पेपर भेजा था उसकी 2 प्रॉब्लम्स। तो ये है हमारे एक होनहार स्टूडेंट ने पूछा है, क्वेश्चन पेपर जो दिया गया था उसका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, अ मोटर कार रनिंग at a rate of 7 meter per second can be stopped by applying brakes in 10 meters। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देता हूं। आप क्वेश्चन को सारे को एक साथ नहीं पढ़ो, आप क्वेश्चन का एक एक लाइन पढ़ेंगे, यहां से यहां तक मैं टिक मार्क करता हूं अलग कलर से तो अच्छा लगेगा। आप क्वेश्चन का एक लाइन पढ़ो सिर्फ, और उस लाइन में जो कहा जाए उसको बनाओ, और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करो ब्रेकअप करके, तो आसानी से सॉल्व होगा। कैसे करते हैं, अ मोटर कार, मैंने मोटर कार यहाँ बना दी है, बच्चे खुद ड्राइंग करके ऐसे ऐसे बना लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर ये अवेलेबिलिटी है तो इसलिए बना दी गई है। तो ये मोटर कार है जो आपके सामने दिख रही है, रनिंग एट अ रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, ये जा रही है 7 मीटर पर सेकेंड। कैन बी स्टॉप्ड, यहां पे ये जा रही थी 7 मीटर पर सेकेंड से, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, और यहां पर आकर वो स्टॉप हो गई है जो उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, और स्टॉप होने की वजह से फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। अब कार को स्टॉप करने के लिए आपको उसे ब्रेक लगाना पड़ता है। ब्रेक लगाने के लिए आप उस कार के पेडल पर, ब्रेक पेडल पर फोर्स लगाते हो, और वो फोर्स कार पे लगती है, क्योंकि आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताया, जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे बॉडी जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आप इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड से कार थी, जा रही थी, आप उसमें जा रहे थे, और आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा के कार रुक गई, लेकिन कार रुकते रुकते जो डिस्टेंस ट्रैवल कर गई है वो है 10 मीटर्स। अब मैंने बच्चों को काइनेमेटिक्स में भी ये पहली बात बताई थी कि अगर आप किसी मोशन को स्टडी कर रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहे हो, और उस मोशन में आप ये देख लो कि स्पीड चेंज हो रही है, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला लगेगा सिर्फ। लेकिन अगर स्पीड चेंज हो रही है तो आप सबसे पहले फाइंड आउट करना एक्सेलरेशन, उससे पहले कुछ और चीज करना ही नहीं है, उसके बिना सिचुएशन आगे बढ़ेगी नहीं। अगर काइनेमेटिक्स का वो लेक्चर दोबारा से उठाकर देखोगे, मतलब वीडियो देखोगे, सब बच्चों के पास सेव होगा ऐप में, तो काइनेमेटिक्स का वो लेक्चर देखोगे जिसमें मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करना सिखाया है, तो उस लेक्चर में मैंने ये बात बहुत क्लियरली बताई है कि व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग सम प्रॉब्लम अबाउट अ बॉडी इन मोशन, किसी भी जगह आप किसी बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हो, आप सबसे पहले देख लेना स्पीड चेंज तो नहीं हो रही। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा, और सबसे पहले एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना होगा।
ये काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स सबके ऊपर अप्लाई होता है। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको साइड में मैं लिख कर दिखा रहा हूं। ये बच्चे पहचानते हैं, पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ाया जा चुका है, इन इक्वेशंस को भी पढ़ाया जा चुका है, इन्हें डिराइव भी करवाया जा चुका है, इनका यूज कैसे करना है उसको वो भी सिखाया जा चुका है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के एग्जांपल देकर मैंने यूज सिखाया बहुत डिटेल में, पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ढूंढना तो पड़ेगा लेकिन मिल जाएगा। अब मैंने कहा था कि आपको इन इक्वेशंस को इस तरह चूज करना है कि दी गई क्वांटिटीज इसमें फिट भी हो जाएं और आपका काम भी हो जाए। पहली इक्वेशन आप चूज नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कोई ठीक है और यहां तक ओके है। एक्सेलरेशन तो आपको फाइंड आउट करना ही है, लेकिन कार के यहां से यहां तक पहुंचने का टाइमिंग आपको गिवन नहीं है। तो 2 चीजें गिवन नहीं है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें सिर्फ एक्सेलरेशन को छोड़कर बाकी सब कुछ गिवन हो, आप उसे फाइंड आउट कर लोगे। सेकंड इक्वेशन में ये हो सकता है, v फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, कार स्टॉप हो गई है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 7 मीटर पर सेकेंड, ये रही। और एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना ही है, s वो डिस्टेंस जितनी देर में कार यहां जाकर स्टॉप हुई, जितनी दूरी जाकर स्टॉप हुई कहना चाहिए, वो भी गिवन है। थर्ड इक्वेशन भी आप यूज नहीं कर सकते, यानी फर्स्ट और थर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसमें टाइमिंग आ जाता है और टाइमिंग आपको नहीं पता, एक्सेलरेशन भी नहीं पता, तो ऐसी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती मैथ्स में जिसमें एक ही इक्वेशन में 2 अननोन हो। तो आपकी सेकंड इक्वेशन काम आएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और v फाइनल वेलोसिटी जैसा कि कहा गया है सामने गिवन है 0, u इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 7, आप स्क्वायर करोगे प्लस 2a और s जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसने किया है रुकने से पहले तक, वो 10 है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 7 का स्क्वायर 49 है, वो इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। हम लिखेंगे 2a इंटू 10 इज इक्वल टू -49 और a का वैल्यू आपके पास -49 अपॉन 20 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, लेकिन हमें क्योंकि एक्सेलरेशन प्रॉपरली आंसर में पूछा नहीं गया है, इसलिए हम इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। कैलकुलेशंस ऐसे छोड़ने से फायदा ये रहता है, आपका टाइम बच जाता है, आप एंडिंग में जाके जो कैलकुलेशंस है सिर्फ वही करा करो। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेशली पूछा था एक्सेलरेशन बताओ, तो आपको इसको सॉल्व करके आंसर लिखना पड़ता। क्वेश्चन में अब पूछा क्या, यहाँ फर्स्ट लाइन में देखो हमने कितना कुछ कर दिया। डिवाइड एंड रूल आपने सुना होगा, ये पॉलिसी क्वेश्चन पे भी वही अप्लाई करना है। क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में आप तोड़ लो, ब्रेकअप कर लो, डिवाइड कर लो और फिर एक एक पार्ट को सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन फाइनली सॉल्व होगा। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है, 20 साल का तजुर्बा है। जब आप एक ही साथ पूरा एक स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्वेश्चन पढ़ देते हो ना, उसके बाद आप सोचने लग जाते हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा, और सोचते ही रह जाते हो। सोचना नहीं है, करना है। हर लाइन पढ़ते ही जो उस लाइन में कहा गया है वो कर दो। तो पहली लाइन पढ़ते ही मैंने इतना कुछ कर दिया, क्योंकि पहली लाइन पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि मोटर कार इस स्पीड से जा रही है, स्टॉप हो गई है, यानी उसकी स्पीड चेंज हो गई है, कम हो गई है, ज्यादा हो गई है, और कम ज्यादा होने पर वो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। मैंने सब कुछ करके छोड़ दिया। अब मैं अगली लाइन पर बढ़ता हूं। शो दैट टोटल रेजिस्टेंस टू द यूनिफॉर्म टू द मोशन, यूनिफॉर्म नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस टू द मोशन व्हेन ब्रेक्स आर ऑन, ब्रेक्स आर ऑन मतलब जो ब्रेक अप्लाई किए, इज 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द कार। अब ये रेजिस्टेंस वर्ड जो है, वैसे ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाता है मेनली, और रेजिस्टेंस वर्ड इलेक्ट्रिसिटी में बोलता है करंट को अपोज करने वाली चीज। यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज भी इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है, लेकिन ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी दिया है कि बच्चे कई बार कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज की वजह से भी क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, तो वो भी बच्चों को आना चाहिए। फिर डायरेक्टली एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आएगी तो आप चिंता में पड़ जाओगे। अब आपसे बोल रहा है कि शो दैट टोटल रेजिस्टेंस टू द मोशन। टोटल रेजिस्टेंस टू द मोशन का मतलब यहाँ ये रेजिस्टेंस इस
कार को रोकने वाली फोर्स को कहा गया है, क्योंकि आपको बताया कार को रोकने के लिए आपने ब्रेक अप्लाई किया है, ब्रेक से कार का मोशन अपोज होता है, तो वो फोर्स जो इस कार के मोशन को अपोज करके उसकी वेलोसिटी को 7 से 0 कर देती है और उसे रोक देती है, उस फोर्स को यहां रेजिस्टेंस बोला गया है। ये बात कई बच्चों को शायद क्लियर नहीं हो पाई होगी, इस वजह से भी ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ जाती है। शो दैट टोटल रेजिस्टेंस टू द मोशन, टोटल रेजिस्टेंस टू द मोशन मतलब अपोजिशन टू द मोशन, अपोजिशन कौन करता है मोशन को? फोर्स, अपोज करता है, रोक देता है। व्हेन ब्रेक्स आर ऑन, जब ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं, इज 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द कार। अब ये प्रूव करना है कि कार को रोकने वाली फोर्स 1/4 है कार के वेट के। तो देखें कार को रोकने वाली फोर्स कैसे पता चलेगी? कार को रोकने वाली फोर्स ऐसे पता चलेगी, फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आपने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। तो अगर आप F = ma में m इंटू 49/20 लिखेंगे, m की वैल्यू अभी आपको पता नहीं, कार का मास मैंने m मान लिया, और a आपने पता लगा लिया है। ये माइनस साइन a का क्यों आया है? क्योंकि ये रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव, ये भी चीज पढ़ाई गई है। एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। ये तब होता है जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के काम आता है कि एक्सेलरेशन कम, रिटार्डेशन में हो रहा है, मतलब स्पीड कम हो रही है। तो मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ लिखें तो माइनस साइन को फिलहाल के लिए इग्नोर करा जा सकता है। किसी भी वेक्टर में अगर माइनस साइन लगा है तो उसे हटा देने पर वो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बन जाता है। तो मास कार का m है, हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए हमने m मान लिया। और कार में जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो 49/20 है, जो हमने फाइंड आउट कर लिया है इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब कार का जो वेट होता है वो वेट होता है mg। किसी भी बॉडी का मास अगर m है तो उस बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वही उस बॉडी का वेट होता है। ये आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया गया था, mg। तो अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ma है, शो दैट द टोटल रेजिस्टेंस टू द मोशन, यानी मोशन को रोकने वाली जो फोर्स है जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, इज 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द कार। यानी आपको प्रूव करना है कि ये फोर्स वेट के 1/4 है। तो आपको दिखला देता हूं मैं, वेट हो गया mg, mg कितना हो गया 9.8। अब f की वैल्यू मैं बल्कि इस इक्वल टू हटा देता हूं। f रोकने वाली फोर्स की वैल्यू m इंटू 49/20 है, और वेट m इंटू 9.8 है। ये ऊपर जो फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है ये कार को रोकने वाली फोर्स है, ब्रेक लगाने पर लगती है जो हम लगाते हैं, और नीचे जो लिखा है इक्वेशन 2 वो कार का वेट है। अब अगर आप ये पता लगाना चाहते हो या ये प्रूव करना चाहते हो, शो दैट बोला है इसने, शो दैट मतलब प्रूव दैट, कि ये f w का 1/4 है, तो सीधा सा है, आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सॉल्व करके देख लेना, ये आंसर आएगा कि f = w/4। सॉल्व करके देख लो इस इक्वेशन को, f/w = 49/20 इंटू 9.8। ये सॉल्व करके देखोगे तो ऑटोमेटिकली यही आंसर आएगा। देखो मैं कर देता हूं, बहुत आसान है।
पॉइंट हटाएं, यहाँ 0 लगाएं। ये 20 तो इसके साथ आ गया ना डिनोमिनेटर में, m से m कैंसिल हो गया, आपने रेशियो निकाल दिया। और अब आप 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, 49 2 जा 98 हो जाएगा, ये 2 पहले से ही है और 2, तो f अपॉन w इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा इसे सॉल्व करके। और w को आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे क्रॉस, तो f की वैल्यू w/4 आ जाएगी। ये प्रूव हो गया कि रोकने वाली फोर्स बॉडी के वेट के 1/4 है। शो दैट द टोटल रेजिस्टेंस यानी रोकने वाली फोर्स टू द मोशन को रोकने वाली फोर्स जब ब्रेक लगता है, व्हेन ब्रेक्स आर ऑन, इज 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द कार। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। बस वहां शो करने के बजाय नीचे 4 ऑप्शंस में लिखा होता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स एंड वेट ऑफ द कार, या शो दैट खाली छोड़ के ABCD 4 ऑप्शंस में से इस तरह के ऑप्शन लिखे होते हैं, F = W/4, W = F/4 वगैरह वगैरह वगैरह। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जिस बच्चे ने पूछा है उसको खास तौर से ये डेडिकेट किया जा रहा है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि वो बच्चा फटाफट कर लेता है जैसे क्वेश्चंस करने के लिए दिए जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उस शीट का क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है फोर्स ऑफ 5√2 न्यूटन एंड 6√2 न्यूटन, फोर्सेज ऑफ, 2 फोर्सेज है इसलिए फोर्स ना बोल के फोर्सेज बोला गया है। फोर्सेज ऑफ 5√2 न्यूटन एंड 6√2 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। तो मैंने क्या समझाया था बच्चों को कि आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना है, आपको उस क्वेश्चन की सिर्फ एक लाइन पढ़नी है और लाइन बाय लाइन पढ़ के उस क्वेश्चन को, सिचुएशन को ड्रॉ करना है और जो भी उससे आपको पता चलता है उसे सॉल्व करते जाना है, देन नेक्स्ट लाइन पर जाना है। अगर आप पूरा क्वेश्चन फोर्स से लेके यहाँ 10 सेकेंड्स तक एक बारी में पढ़ लोगे तो आप उसके बाद ये करोगे नहीं जो करा जा रहा है, आप उसके बाद हमेशा सोचोगे कि अब क्या करें। तो जो न्यूमेरिकल पढ़ के सोचने लगता है कि क्या करें, उसको नहीं आएगा। जो न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद लाइन बाय लाइन उसको पढ़ता है, उस लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद तब उसको सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। तो मैंने क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ी है, फोर्सेज ऑफ 5√2 न्यूटन एंड 6√2 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। मैंने यहां पर एक बॉडी बना दिया जिसका मास 1000 kg है और ये एरोज जो हैं वो उस बॉडी पर लगने वाली 2 फोर्सेस दिखाई गई हैं। इस फोर्स को आप F1 बोल सकते हो, जिसकी वैल्यू आपके पास 5√2 है न्यूटन में, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, और सेकेंड फोर्स आप 6√2, इसको F2 बोलेंगे, जो होगी 6√2 न्यूटन। और ये दोनों एरोज ऐसे क्यों बनाए हैं, क्योंकि यहां लिखा है दोनों फोर्सेस 60 डिग्री के एंगल पर लग रही हैं। जो फर्स्ट लाइन है पूरी, जहां तक मैंने 2 टिक मार्क लगाए हैं, उसका मीनिंग ये है कि एक बॉडी जिसका मास है 1000 kg, उस पर 2 फोर्सेस F1 और F2 एक्ट कर रही हैं, उनकी वैल्यूज और उनके बीच का एंगल दिया है। अब आप आगे बढ़ने से पहले ये जो कॉन्सिक्वेंस, ये जो सिचुएशन कहना चाहिए, इस सिचुएशन का कॉन्सिक्वेंस देखेंगे। जब एक बॉडी पर 2 फोर्सेस एक्ट करती हैं तो सबसे पहले आपको उस बॉडी पर लगने वाला इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी आगे बढ़ने से पहले आपको इन दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स मालूम करना होगा।
नेट फोर्स मालूम करने के लिए आपको वेक्टर्स चैप्टर में फॉर्मूला बताया गया है, और वो फॉर्मूला रिजल्टेंट का फाइंड आउट करने के लिए दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq वाला फॉर्मूला है। तो आप लिखोगे f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस f1 f2 कॉस थीटा। ये जो आप देख रहे हैं ये इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, जो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करते थे, जब यहाँ पर ज्योमेट्रिकली ऐसे दो आप वेक्टर बना देते थे और उनका डायगोनल उसका रिजल्टेंट होता था। उस डायगोनल या उस रिजल्टेंट का यानी नेट फोर्स जो यहाँ से ऐसे लगेगी, उस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू फाइंड आउट इस फॉर्मूले से किया जाता है। बस वहां फॉर्मूले में f1 की जगह p होता है, f2 की जगह q होता है, और उनके बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री है, जैसा कि यहाँ इसको थीटा से डिनोट करते हैं। तो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस इज दिस। वैल्यूज आपको पता है, f1 का वैल्यू है 5√2, इसका स्क्वायर होगा। f2 का वैल्यू है 6√2, इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई 5√2 मल्टीप्लाइड बाई 6√2 और साथ में कॉस 60 डिग्री। यह आपने f1 f2 और कॉस थीटा जो कि 60 डिग्री है सबका वैल्यू पुट कर लिया। अब आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो दिखाते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होगा और √2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, 25 2 जा यानी 50 आ जाएगा यहाँ पर। 6 का स्क्वायर 36 होगा, मल्टीप्लाइड बाई √2 के स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 36 2 जा 72 आ जाएगा, प्लस 5 6 जा 30 2 जा 60 और यहाँ पर √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 60 2 जा 120 और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। cos 0 30 60 45 90 ये सब याद होनी चाहिए बच्चों को। और फिर आप इसको कैंसिल करोगे, ये 60 हो जाएगा और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास f का वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आपका आएगा 192। अब आप 192 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा नेट फोर्स का। तो ये आ गया आपका फोर्स का आंसर, स्क्वायर रूट 182 न्यूटन में। आप इसको स्क्वायर रूट निकाल के डेसिमल या फ्रैक्शंस या रूट के फॉर्म में मिक्स्ड उसमें भी रख सकते हैं। अब आपके पास ये जो Fi है ये इन दोनों का रिजल्टेंट यानी नेट फोर्स आ गई है। अब आपसे कहा गया फाइंड द एक्सेलरेशन कॉमा डिस्टेंस कवर्ड एंड वेलोसिटी ऑफ मास आफ्टर 10 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए सीधा सीधा F इज इक्वल टू ma कर देंगे। मास बॉडी का गिवन है 1000 और एक्सेलरेशन आपने अभी फाइंड आउट किया है। ये तो फोर्स आपने फाइंड आउट कर लिया, ये एक्सेलरेशन यहाँ पर एज इट इज रखेंगे और फोर्स आपने फाइंड आउट कर लिया 182 न्यूटन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए 180 न्यूटन को 82 न्यूटन को डिवाइड करेंगे 1000 से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन आ जाएगा। डिस्टेंस
डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करने के लिए ये आपका फर्स्ट पार्ट था, नेट फोर्स ये सेकेंड पार्ट हो गया, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कवर्ड के लिए आप फाइंड आउट करते हो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें आपके इनिशियल वेलोसिटी 0 ली जाएगी, टाइम 10 सेकेंड्स, लेकिन यहां पर 0 इंटू 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा। S इज इक्वल टू हाफ A आप यहां से पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 182 डिवाइडेड बाय 1000 और साथ में T स्क्वायर, डिस्टेंस कवर्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ मास आफ्टर 10 सेकेंड्स। T की वैल्यू आपको क्या रखनी है 10 सेकेंड्स, 10 का स्क्वायर करेंगे। ये आप सॉल्व कर लें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये सॉल्व कर लें तो आपका डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स आ जाएगा। और एक चीज जो अब आपकी बची है वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स, उसके लिए भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स के लिए आप यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस AT, जिसमें v आपका u के वैल्यू अभी आपने बोला 0 है, प्लस a एक्सेलरेशन 182 अंडर रूट के अंदर 182 1000 मल्टीप्लाइड बाय t 10 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये था कि एक ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रही हैं। आपको सबसे पहले उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है वेक्टर्स के हेल्प से, जो आपको वेक्टर्स इसीलिए पहले सिखाया था। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी आप सीख चुके हो पहले ही। फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के बाद एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज कर दिया। एक्सेलरेशन आ जाने के बाद डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए और वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आफ्टर 10 सेकेंड्स आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दिया है। तो ये आपकी दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता दिया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में, यानी नेक्स्ट चैप्टर नहीं नेक्स्ट क्लास में, आपका फोर्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा और फिर उसके क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जिसका नाम है इम्पल्स, हमें नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो ये आ गया आपका फोर्स का आंसर, स्क्वायर रूट 182 न्यूटन में। आप इसको स्क्वायर रूट निकाल के डेसिमल या फ्रैक्शंस या रूट के फॉर्म में मिक्स्ड उसमें भी रख सकते हैं। अब आपके पास ये जो Fi है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट यानी नेट फोर्स आ गई है। अब आपसे कहा गया फाइंड द एक्सेलरेशन कॉमा डिस्टेंस कवर्ड एंड वेलोसिटी ऑफ मास आफ्टर 10 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए सीधा सीधा F इज इक्वल टू ma कर देंगे। मास बॉडी का गिवन है 1000 और एक्सेलरेशन आपने अभी फाइंड आउट किया है। ये तो फोर्स आपने फाइंड आउट कर लिया, ये एक्सेलरेशन यहाँ पर एज इट इज रखेंगे और फोर्स आपने फाइंड आउट कर लिया 182 न्यूटन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए 180 न्यूटन को 82 न्यूटन को डिवाइड करेंगे 1000 से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करने के लिए ये आपका फर्स्ट पार्ट था, नेट फोर्स, ये सेकेंड पार्ट हो गया, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है।
डिस्टेंस कवर्ड के लिए आप फाइंड आउट करते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें आपके इनिशियल वेलोसिटी 0 ली जाएगी, टाइम 10 सेकेंड्स, लेकिन यहां पर 0 इंटू 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा। s इज इक्वल टू हाफ a आप यहां से पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 182 डिवाइडेड बाय 1000 और साथ में t स्क्वायर, डिस्टेंस कवर्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ मास आफ्टर 10 सेकेंड्स। t की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 10 सेकेंड्स, 10 का स्क्वायर करेंगे। ये आप सॉल्व कर लें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये सॉल्व कर लें तो आपका डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स आ जाएगा। और एक चीज जो अब आपकी बची है, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स, उसके लिए भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स के लिए आप यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at, जिसमें v आपका u के वैल्यू अभी आपने बोला 0 है, प्लस a एक्सेलरेशन 182 अंडर रूट के अंदर 182 1000 मल्टीप्लाइड बाय t 10 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये था कि एक ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रही हैं। आपको सबसे पहले उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है वेक्टर्स के हेल्प से, जो आपको वेक्टर्स इसीलिए पहले सिखाया था। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी आप सीख चुके हो पहले ही। फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के बाद एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज कर दिया। एक्सेलरेशन आ जाने के बाद डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए और वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आफ्टर 10 सेकेंड्स आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दिया है। तो ये आपकी दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता दिया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में, यानी नेक्स्ट चैप्टर नहीं नेक्स्ट क्लास में, आपका फोर्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा और फिर उसके क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जिसका नाम है इम्पल्स, हमें नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।